हाँ छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। आज हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति, वो हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं पूरी आसान भाषा में। ठीक है, और इसमें JCERT और NCERT दोनों का कंटेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे NCERT केवल लिखा हुआ है, लेकिन JCERT का भी इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। तो जो झारखंड बोर्ड के हैं वो, या जो NCERT फॉलो करते हैं, सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरी आसान भाषा में इसको पढ़ाया गया है। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और हिस्ट्री बहुत टफ होता नहीं है। ठीक है, वैसे बात करें तो हिस्ट्री में केवल घटनाओं का क्रम और तारीख, ठीक है, जो सबसे टफ लगता है तारीख याद करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा तारीख का महत्व है नहीं। फ्रांसीसी क्रांति में 2-4 तारीखें याद करनी है। ठीक है, 2-4 डेट ईयर याद करना है, और इसमें जो है घटनाओं का क्रम याद रखना ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, इसमें जो सबसे पहली घटना का चर्चा किया गया है, 18वीं सदी के बाद का जो फ्रांस है वो कैसा है, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस और उसका परिचय। उत्तर मतलब होता है बाद, उत्तरार्ध मतलब बाद का फ्रांस। तो देखिए, उस समय सबसे पहले क्या घटना हुआ था, तो लुईस 16वां का राज्यारोहण हुआ था। राज्यारोहण यानी कि राज्याभिषेक। ठीक है, यानी कि राजा बनाया गया था लुईस 16वां को। और उस समय जब राजा बनाया गया तो उस समय राजकोष पूरी तरह से खाली था, यानी कि राजकोष में जो है वो कोई धन संपत्ति नहीं था। ठीक है, और वर्ष 1774 में जो है बुर्बो राजवंश के लुईस 16वां फ्रांस के सिंहासन पर आसीन हुआ। उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनोएट से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो हम इसको पढ़ें इसमें 2-3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि राजा कौन है, लुईस 16वां। ठीक है, राज्यारोहण इसका कब हुआ है, तो वर्ष 1774 ईस्वी में। कौन से वंश का ये राजा है, तो बुर्बो राजवंश का राजा है। ठीक है, बुर्बो राजवंश का ये राजा है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि उसकी आयु जिस समय राज्यारोहण हुई थी कितनी थी, तो उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए 20 वर्ष। उसके बाद ये जो लुईस 16वां है उसका विवाह कहाँ हुआ था, या कहाँ की राजकुमारी से हुआ था, तो अगर पूछा जाए कहाँ की राजकुमारी से, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। ठीक है, तो कहाँ की राजकुमारी से हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। देखिए थोड़ा सा क्लीन करके, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। तो वहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। तो राजकुमारी का नाम क्या था, मेरी एंतोनोएट। ठीक है, यहाँ से यही 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे था जो राजकोष खाली, यानी खजाना खाली। तो खाली होने के पीछे क्या कारण था, मुख्य कारण देखिए, खजाना जो है खाली होने का मुख्य कारण क्या है, तो लंबे समय से युद्धों का बोझ। उस समय फ्रांस जो है काफ़ी लंबे समय से युद्ध कर रहा था अपने आसपास के राज्यों के साथ। ठीक है, उस समय देश नहीं राजा का राज्य चलता था। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो अगल बगल के राज्य हैं, राज्यों के साथ इसका जो है युद्ध चल रहा था। ठीक है, राष्ट्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों को मिला करके कुछ राजा जो है राष्ट्र का निर्माण किया था। और राष्ट्र का मतलब देश ही होता है, लेकिन देश उस समय नहीं बताया जा रहा है, कहीं पे भी देश मेंशन नहीं है, राष्ट्र या राज्य। ठीक है, जो एक राजा के अंदर उसका जो क्षेत्र होता था, शासन का क्षेत्र, उसको राज्य कहा जाता था। तो जिससे क्या था कि वित्तीय संसाधन नष्ट हो गया था, काफ़ी लंबे समय से युद्ध में भाग लेने के कारण जो वित्तीय संसाधन है वो नष्ट हो गया था। उसके बाद जो वायसराय का शानो शौकत था, महल का शानो शौकत, यानी कि महल में जो चारों तरफ नौकर चाकर लगे थे, ठीक है, उसको जो सजाया गया था, उसके जो देख रेख में खर्च था, और उसका जो साजो सज्जा में खर्च था। ठीक है, विशाल वर्साय का महल था, और महल के जो शानो शौकत में खर्च था उसको फिजूल खर्ची कहा गया है। ठीक है, और रख रखाव का खर्च। ठीक है, तो इन सभी खर्चों में जो है विशाल वित्तीय बोझ पड़ता था। ठीक है, फ्रांस के जो राजकोष है उस पर काफ़ी बड़ा बोझ पड़ता था शानो शौकत को मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त कर्ज। ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है फ्रांस मदद किया था, और मदद करने के लिए 10 अरब लिबरे कर्ज लिया था। ठीक है, तो 10 अरब लिबरे जो कर्ज लिया था, तो कर्ज बहुत दिनों तक नहीं चुका पाया, तो कर्जदाता क्या बोला कि इस पर हम 10% ब्याज लेंगे। कितना, 10%। तो ये सब घटना है।
ये कर्ज जो है लगातार बढ़ते जा रहा था। तो उस समय जब राज्य कोष खाली हुआ तो इसको कर्ज चुकाना था। तो अचानक से कर्ज चुकाने का एक ही तरकीब इसके दिमाग में आया, एक ही सॉल्यूशन इसको समझ में आया कि क्या करना चाहिए, कर बढ़ा देना चाहिए। आम जनता जो टैक्स चुकाती है उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए हैं। ये टैक्स जो बढ़ाने वाली बात है आगे स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, कि टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ। ठीक है, और उस समय क्रांति का और भी क्या क्या मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम लोग कर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कर से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कर देता कौन था। ठीक है, कर चुकाना किसको पड़ता था। क्या फ्रांस के जितने भी जनता है, जो भी लोग फ्रांस में रह रहे थे, क्या सभी लोग कर देते थे। तो फ्रांसीसी में एक सामंती समाज चलता था। ठीक है, सामंती समाज का ढांचा था। क्या था सामंती समाज। तो देखिए, फ्रांस के समाज को उस समय 3 भागों में बांट दिया गया था, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। तो फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। ठीक है, मध्यकाल में जो सामंती व्यवस्था था उसी तरह से यहाँ भी चलता था। जो 3 प्रमुख स्टेटों में बांटा गया था, जो 3 वर्गों में बांटा गया था, उसको स्टेट भी कहा गया है। ठीक है, तो 3 स्टेटों में विभाजित कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे प्रथम स्टेट में किनको रखा गया था, पादरी वर्ग को। पादरी क्या होता है, तो जैसे सनातन धर्म में मंदिर है, ईसाई धर्म में उसी तरह से चर्च होता है। ठीक है, ईसाई धर्म जो है वहाँ पे होता है चर्च, और इस चर्च के जो पुजारी हैं उन्हीं को कहा जाता था पादरी, या कहीं कहीं पे फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पादरी वर्ग था, इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था। क्या विशेष अधिकार, तो जन्म से ही, देखिए जन्मजा लिखा हुआ है, जन्मना यानी कि जन्म से ही जो है इनको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इनको टैक्स में छूट था। इससे सर जो वहाँ का राजा था वो टैक्स नहीं लेता था। द्वितीय स्टेट क्या था, तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। कुलीन वर्ग क्या होता है, तो शासक और मतलब शासन चलाने के लिए जो राजा का हेल्पर होता है, राजा के साथ काम करने वाला। ठीक है, राजा के अपने लोग, जैसे मंत्री हो गया। ठीक है, या फिर राजा का जो सेनापति हो गया, यानी कि राजा के शासन प्रशासन चलाने में जो भी मदद करता था, राजा के करीबी लोग। और दूसरा है जमींदार। जमींदार क्या होता है, जमीन के बड़े स्वामी जमींदार। जो सामंती है, ठीक है, यानी कि सामंत, वो जमींदार भी उसी तरह से है। यानी कि राजा एक जगह पे बैठ करके दूर शासन प्रशासन नहीं चला सकता है, तो वहाँ अपना प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए, या जैसे ज़मीन मजदूरों में दे करके खेती करवाने के लिए सामंत को नियुक्त करता था। ठीक है, और वो सामंत राजा के लिए काम करता था। क्या काम करता था, तो वहाँ जो है किसानों से ज़मीन पर खेती करवाता था, उसके बदले किसानों से टैक्स लेता था, अपना हिस्सा काट करके राजा को टैक्स पहुँचा देता था। ठीक है, तो ये काम था सामंत का। इसके अलावे सामंत क्या करता था, तो अगर राजा का कोई ऑर्डर है, ठीक है, तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम, कोई आदेश है तो लोगों तक पहुंचाने का काम, तो ये सभी करते थे सामंती लोग। यानी कि राजा को शासन प्रशासन चलाने में मदद करते थे। तो वो लोग को भी विशेष छूट था, वो लोग भी जो है टैक्स नहीं देंगे, उन लोगों को भी टैक्स में छूट था। तो 2 स्टेट तो टैक्स नहीं दिया। अब टैक्स कौन पे करेगा, तो टैक्स पे करेगा तृतीय स्टेट के लोग। ठीक है, अब इस तृतीय स्टेट में आते कौन है, तो आम जनता। ठीक है, इसको अन्य सभी भी कहा गया है। ठीक है, इस स्टेट को अन्य सभी, यानी कि देखिए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छोड़ करके बाकी जितना है सबको किसमें शामिल कर दिया गया, अन्य सभी में। ठीक है, इसमें व्यापारी भी थे, वकील भी थे, किसान भी थे, छोटे कारीगर थे। ठीक है, और डॉक्टर भी थे कुलीन वर्ग में। और इसका हिस्सा जो है 90% संख्या था इसमें। ठीक है, इसमें 90% हिस्सा किसानों का ही था। 90% इस कुल संख्या में जो 90% लोग थे, जो 90% लोग थे वो किसान थे। ठीक है, और केवल जो है यही स्टेट टैक्स चुकाता था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का कर। ठीक है, 2 तरह का कर यहाँ पे लगता था, एक प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर। आप लोग को बताते हैं प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। ठीक है, तो दोनों तरह का कर कौन चुकाता था, केवल तीसरा स्टेट के लोग। ठीक है, एक था टाइद कर। ठीक है, टाइद कर कौन लेता था, तो चर्च वसूलता था। चर्च यानी कि पादरी। ठीक है, चर्च में कौन है काम करने वाला, पादरी। तो पादरी जो टैक्स वसूलता था उसको कहा गया है टाइद कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइद कर। और एक है टाइल कर। तो ये जो टाइल कर है, ठीक है, ये टाइल कर जो है वो कौन वसूलता था, तो सामंती लोग या
राजा, राजा तक पहुंचाने का काम यही सामंती करता था। तो राजा जो टैक्स डायरेक्ट लेता था, इस कर को प्रत्यक्ष कर कहा गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। और इस कर को धार्मिक कर कहा गया है, याद रखिएगा, कभी पूछ दे, धार्मिक कर। तो कर यहाँ पे दो तरह का पता चलता है, एक टाइद कर, एक टाइल कर, ठीक है। टाइद कर को धार्मिक कर कहा गया है, इसको वसूलेगा कौन? चर्च और पादरी। टाइल कर जो है यहाँ सामंती या कहीं कहीं दे देगा राजा, ये कर कौन लेता है? सामंती या राजा लेता है। इस कर को प्रत्यक्ष कर कहा गया है। बस यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक तरह का और भी टैक्स लगता था, जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले सामग्री उस पर कुछ टैक्स रखा गया था, जैसे नमक पर टैक्स था, ठीक है, तंबाकू पर भी टैक्स था, ठीक है, तंबाकू पर भी टैक्स था। तो इस तरह से कुछ अन्य चीज़ों पर भी टैक्स था, तो इसको अप्रत्यक्ष कर कहा गया है, ठीक है। इस पर लगने वाले टैक्स को, कर को क्या कहा गया है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब आगे घटनाक्रम में बढ़ते हैं। देखिए, फ्रांस में जीने का है वो तीव्र संकट, ठीक है। तीव्र संकट क्यों हुआ? तो जनसंख्या जो है तीव्र से बढ़ने लगी, तेजी से, ठीक है, और खाद्यान्न का संकट होने लगा, यानी खाने की चीज़ नहीं बढ़ी, यानी कि खेती कृषि कार्य नहीं बढ़ा, खाने का यानी कि अन्न का उपज नहीं बढ़ा। जितना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ गया उतना तेज़ी से अन्न का उपज नहीं बढ़ा, तो खाने की चीज़ों की कमी होने लगी। देखिए, फ्रांस में जो है, फ्रांस की जनसंख्या 1517 ईस्वी में जो है वो 2.3 करोड़ थी, और 1789 में बढ़ करके कितना हो गया? 2.8 करोड़। तो जितनी तीव्रता से जनसंख्या बढ़ी उतनी तीव्रता से खाद्यान्नों का मांग भी बढ़ा, ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न उतना उस अनुपात से बढ़ा नहीं, तो खाद्यान्न का मांग भी बढ़ा। और जब मांग बढ़ा तो मान लीजिए कि किसी चीज़ का मांग बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये केजी है, ठीक है, और हमको पता है कि ये मेरे पास 10 ही है, और ख़रीदने वाले व्यक्ति 100 हैं, तो क्या करता है लोग, जो कीमत बढ़ाने वाला होता है वो क्या करता है? इसको 10 के बजाय 50 रुपये कर दिया। पता है कि 100 आदमी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन इसमें से कोई 10 आदमी निकल करके ज़रूर आएगा जो इसको 50 रुपये में भी खरीदेगा, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हुआ, चूँकि अनाज का उत्पादन मांग की तुलना में बेहद धीमा था, जितना मांग था उतना अनाज का उत्पादन हो नहीं रहा था, इसलिए मुख्य खाद्य सामग्री जो पावरोटी है, वहाँ का मुख्य खाद्य सामग्री क्या था? पावरोटी, जिसको ब्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी कीमत जो है आसमान छूने लगी, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा लोग, ठीक है, और इसका जो पूर्ति है वो कम था, ठीक है। डिमांड एंड इलास्टिसिटी के पढ़ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका कीमत क्या हुआ? बढ़ा दिया गया, और कीमत जब बढ़ा तो अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब होने लगे, और इसके बीच में खाई बढ़ गया, और खाई जो है अत्यधिक चौड़ी हो गई, और साधारण मजदूरों की निश्चित मजदूरी महंगाई की रफ्तार के मुकाबले जो है मुकाबला करने में असमर्थ था। यानी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा उस तरह से मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, ठीक है। मजदूर का जो मजदूरी निश्चित था उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गया। तो लोगों को क्या हुआ कि मुकाबला करने में, महंगाई का मुकाबला करने में, बराबरी करने में काफ़ी संकट होने लगा। यानी कि अपना जो बेसिक चीज़ था, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, उसको भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जब इस तरह से घटना आगे बढ़ा तो जीविका संकट होने लगा, ठीक है। और जीविका संकट जो उत्पन्न होने का चक्र है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पहला चरण में क्या हुआ? खराब फसल, यानी कि उसी समय फसल भी खराब हो गया प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ठीक है। तो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा? तो एक तो सूखा पड़ा था, ठीक है, दूसरा ओलावृष्टि। सूखा यानी कि बरसात के मौसम में अगर कोई फसल लगाया जाता है बारिश के भरोसे और उस समय बरसात नहीं होता है तो वो फसल जो है कम बारिश के कारण सूखा घोषित कर दिया जाता है, और वहाँ पे फसल जो है बर्बाद हो जाता है, फसल नष्ट हो जाता है, तो उस क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। तो सूखा पड़ा। और ओलावृष्टि, ओलावृष्टि बर्फबारी को कहा जाता है, ठीक है, बर्फबारी यानी कि बर्फ़ का बरसात। जब बर्फ़ का बरसात हो तो उस हिसाब से जो है फसल उससे के कारण भी नष्ट होता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है ओलावृष्टि। तो उसके कारण भी फसल नष्ट हो गए और पैदावार अचानक से न्यूनतम पर आ पहुंची, यानी कि जितना ज़रूरत था उससे बहुत कम हो गया पैदावार, ठीक है। अब दूसरा चरण देखिए, खाद्यान्न का अभाव। तो फसलें नष्ट होने से अनाज की भारी कमी हो जाती है, ठीक है। फसलें जब बर्बाद हो गई, जितना उत्पादन होना चाहिए था पूर्ति के लिए उतना नहीं हो पाया, तो अनाज का भारी कमी हो गया, और इसके चलते जो है बाज़ार में पावरोटी की कीमतें जो है आम जनता की क्रय शक्ति से बाहर हो चली, ठीक है। यानी कि एक आम व्यक्ति
जितने रेट में, जितने प्राइस में एक पावरोटी को खरीद सकता था, उससे ज़्यादा हो गया उसका कीमत। क्यों? तो उस समय जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद हो गया था और फसल के अभाव के कारण उसके कीमत को बढ़ा दिया गया था। तीसरे चरण में देखिए जीविका संकट। तो जीविका संकट क्या है? देखिए गरीब वर्ग के लोग जो है भोजन खरीदने में पूरी तरह से असमर्थ हो जा रहे थे, ठीक है। उनका सामर्थ्य नहीं था कि वो भोजन खरीदें, जिसके कारण क्या हुआ कि कुपोषण और भूखमरी जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और कुपोषण और भूखमरी बढ़ने के कारण महामारी फैल गया। ऐसा बीमारी देखिए, जब शरीर कमज़ोर होता है तो बहुत तरह की बीमारियाँ आ जाती है, और ऐसी बीमारियाँ आ गई कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में फैलता चला गया, संक्रमित होता चला गया, और ये महामारी फैल गया। अंततः जो है मौतों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई, मरने की जो संख्या है तेज़ी से बढ़ा, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी। केवल किसके कारण? केवल भोजन के कारण, ठीक है, भोजन नहीं मिलने के कारण, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, उभरते मध्य वर्ग और नए दार्शनिक विचार, ठीक है। उस समय मध्य वर्ग के लोग उभर रहे थे। मध्य वर्ग किसको कहा गया? मिडिल क्लास जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन लोगों में से जैसे बहुत सारे व्यापारी थे, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे डॉक्टर थे, तो ये लोग क्या थे? जो शिक्षित वर्ग में थे, ये लोग उभरने लगे, ठीक है, समाज में दिखने लगे, ठीक है, समाज में इनकी नाम होने लगी। तो देखिए नया सामाजिक वर्ग जो मध्य वर्ग था, ये लोग उभर रहा था उस समय समाज में, ठीक है। 18वीं शताब्दी के एक समृद्ध और शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। शिक्षित क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शिक्षित थे, वकील थे, डॉक्टर थे, ठीक है, पेशेवर, जो शिक्षित पेशेवर लोग थे ये लोग भी थे उसमें। और 18वीं शताब्दी में समृद्ध परिवार के लोग जो, यानी कि जो ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे थे, ये लोग अच्छा पैसा बना लिए थे। तो पैसा कैसे अर्जित किए थे, धन कैसे अर्जित किए थे? तो रेशमी धागा और ऊनी का धागा का विनिर्माण शुरू कर दिए थे, यानी कि फैक्ट्री, ठीक है, निर्मित करना। और निर्माण के कारण इसका व्यापार जो है विदेश तक चला, और विदेश में जब व्यापार किए तो उसी के बल पे काफ़ी संपत्ति ये लोग अर्जित किए। तो अर्जित करने के बाद दार्शनिक जो है, दार्शनिक के कुछ विचारधारा है, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर उठ रहे हैं ये लोग, यही लोग आगे चल करके क्रांति करेंगे। ये लोग जो शिक्षित वर्ग हैं, ये लोग नेतृत्व करेंगे, और इसमें से जो कुछ व्यापारी है वो लोग क्या करेगा? क्रांति करने के लिए जो है वो संपत्ति जो भी खर्च है, खर्च का वहन वही लोग करेगा। तो दार्शनिक लोग अपना विचार दिए, तो उसी में से एक दार्शनिक है जॉन लॉक, ठीक है। उन्होंने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। उसमें राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया है। और दैवीय अधिकार कहने का मतलब क्या है? जो राजा देवता के समान जी रहा है, भगवान जैसा खुद को भगवान मान रहा है, ठीक है, तो इस तरह का जो जीवन कर रहा है निरंकुश से एकदम, और निरंकुश शासन जो है इसका भी खंडन किया था, ठीक है। इनके अलावा एक और दार्शनिक हैं जिनका नाम है जीन जैक रूसो, ठीक है। उन्होंने सामाजिक अनुबंध के तहत जनता और प्रतिनिधियों के मध्य जो है वो सरकार को स्थापित करने कहा गया, ठीक है। यानी कि जनता और जो उनके प्रतिनिधि हैं, इन दोनों के बीच ऐसी सरकार आए, ठीक है, जो सामाजिक अनुबंध यानी कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए, ठीक है, और जनता के अनुसार शासन करे। ये इनका कहना था कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हो उनके पास, ऐसा राजा को स्थापित किया जाए, ऐसा सरकार को स्थापित किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए शक्तियों का विभाजन। एक थे मोंटेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा कि किसी एक व्यक्ति के पास सारा शक्ति नहीं होना चाहिए। जब एक व्यक्ति के पास सारा शक्ति होता है तो खुद को भगवान जैसा मानने लगता है, तो शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए, ठीक है। तो इनका मानना था कि सरकार के भीतर ही, यानी कि सरकार के अंदर ही 3 भाग में बांट देना चाहिए। इनका एक पुस्तक है, उसमें लिखे हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें इन्होंने लिखा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करके और आधुनिक ढांचा पेश किया जाए, ठीक है। तो विधायिका का काम क्या था? तो विधायिका का काम था कानून बनाना, ठीक है, अभी भी यही काम है। विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, शासन प्रशासन चलाना, ठीक है, कानून लागू साथ में शासन प्रशासन चलाना, इसका काम है। और न्यायपालिका का क्या है? न्यायपालिका का काम है न्याय देना, ठीक है, न्याय देना। जैसे किसी, देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि लोगों को जो है हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए, ये एक कानून है। तो ये कानून कौन लेकर के आया होगा? तो कानून बनाने में हाथ जो है विधायिका का है, ठीक है, ये विधायिका ही कानून बनाया होगा। अब कानून तो बन गया,
लेकिन इस कानून को लागू कौन करेगा? जब तक ये कानून लागू नहीं होगा तब तक इसका कोई फायदा है? तो कार्यपालिका जो है शासनिक प्रशासनिक की मदद से क्या करेगा? इसको लागू करेगा। और अगर कोई हेलमेट पहन के बाइक नहीं चला रहा है, ठीक है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से या इस कानून के हिसाब से। तो इस कानून के हिसाब से जो उसको सज़ा मिलेगा, तो उसको सज़ा देने का काम कौन करेगा? सज़ा देने का काम करेगा न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका तक उसको पहुंचाएगा कौन? ये कार्यपालिका, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना चाहिए कि शक्ति को जो है 3 भागों में बांट देना चाहिए। किसी एक के पास शक्ति नहीं हो, अगर एक व्यक्ति के पास शक्ति रहता है तो शक्ति का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। ये मानना था मोंटेस्क्यू का, ठीक है। आगे देखिए, एक टॉपिक है क्रांतिकारी का ऐतिहासिक शुरुआत, ठीक है, यानी कि क्रांति का शुरुआत कैसे होता है देखिए। और ये ऐतिहासिक शुरुआत इसलिए कहा गया है कि पहली बार जो है पूरा विश्व स्तर पे इतना बड़ा क्रांति कभी हुआ था कि सरकार के खिलाफ, यानी कि उस समय सरकार किसकी थी? राजा, ठीक है, राजा के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति हो, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि एक जो है स्टेट जनरल का बैठक बुलाया गया था 5 मई 1789 को, ठीक है। और स्टेट जनरल के बैठक जो है लुई 16वां ने कर को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर जो है मंजूरी देने के लिए 175 वर्षों के लंबे समय के अंतराल के बाद ऐसा स्टेट जनरल का बैठक बुलाया। यानी कि 175 वर्ष तक इस तरह का कभी बैठक नहीं हुआ था। 175 वर्ष के बाद पहली बार बैठक बुलाया गया, और वो भी किस लिए? कर को बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था उस पर मंजूरी देने के लिए। तो इसमें देखिए बुलाया कैसे गया लोगों को? तो प्रथम स्टेट से 300, प्रथम और द्वितीय स्टेट से, और तृतीय स्टेट से जो है वो है 600 लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और जब बुलाया गया तो तृतीय स्टेट के लोग जो है क्या बोले कि हमको जो है लोकतांत्रिक रूप से प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। ये जो है जो उस समय राजा था लुई 16वां, इन्होंने कहा कि प्रथम स्टेट, ठीक है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तीनों को मिला करके ये भी एक वोट दे सकता है, ये भी एक वोट दे सकता है, और ये भी एक वोट दे सकता है। तो देखिए टैक्स बढ़ाना है तो प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट टैक्स दे नहीं रहा है, तो टैक्स का असर भी इस पर कोई नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये लोगों को कहने में क्या दिक्कत है कि हाँ टैक्स बढ़ा दिया जाए। और तृतीय स्टेट को टैक्स देना है तो इसके पास भी एक ही वोट है, तो ये अगर कहेगा कि टैक्स बढ़ाया जाए तो इस पर असर पड़ेगा। ये नहीं भी करेगा तब भी जो है बहुमत यहाँ से इसको मिल जा रहा है दोनों से, तो ये क्या कहेगा कि ठीक है बहुमत के कारण हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो तृतीय स्टेट का एक अलग मांग था। क्या मांग था? कि लोकतांत्रिक वोट करिए। क्या लोकतांत्रिक? 300 वोट प्रथम स्टेट करेगा क्योंकि 300 व्यक्ति इसका आया है, 300 वोट जो है द्वितीय स्टेट करेगा क्योंकि इसका 300 व्यक्ति आया है इसके साथ, और 600 वोट हम करेंगे क्योंकि हम लोग भी 600 व्यक्ति आए हैं। तो इस तरह का राजा को क्या कहा गया कि लोकतांत्रिक वोट देने का मांग किया गया, ठीक है। लेकिन राजा क्या किया? इसको खारिज कर दिया, और इसके विरोध में तृतीय स्टेट के लोग वहाँ से क्या हुए? निकल गए। तृतीय स्टेट के 600 लोगों में से कुल 40,000 पत्र गया था, कंप्लेन, शिकायत पत्र, ठीक है। 40,000 शिकायत पत्र राजा के पास इन 600 व्यक्तियों के माध्यम से पहुंचाया गया था, ठीक है। तो जब तीसरे स्टेट के लोग उठ करके चले आए उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद टेनिस कोर्ट ये लोग पहुंच गए, ठीक है, 20 जून 1789 को। और टेनिस कोर्ट में जो है विद्रोह का तृतीय स्टेट का जो प्रतिनिधि करने वाले हैं ये इन्होंने क्या किया? वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में, ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट में स्वयं को क्या किया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है। यानी कि विद्रोह करते हुए तृतीय स्टेट क्या बोले कि अब हम हैं नेशनल असेंबली, ठीक है, हम क्या हैं? नेशनल असेंबली। और ये बैठक कहाँ हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये बैठक कहाँ हुई थी? तो वर्साय के टेनिस कोर्ट में। कब हुई थी? तो 20 जून 1789 को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी पूछ सकता है कि स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो 5 मई 1789 को, ठीक है। ये कितने वर्षों के बाद हुआ था इस तरह का बैठक? तो 175 वर्षों के बाद इस तरह का बैठक बुलाया गया था। पूछा जाए प्रथम स्टेट से कितने व्यक्ति को बुलाया गया था? तो 300, दूसरे स्टेट से तो 300, तीसरे स्टेट से तो 600। तो बैठक का क्या हुआ? तो बैठक में क्या हुआ कि तृतीय स्टेट का मांग था कि लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक तरीके से मतदान देने का अधिकार मिले, ठीक है। और ये नहीं होने के कारण तृतीय स्टेट क्या किए? बाहर निकल गए। तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? ये लोग पहुंच गए सीधे एक टेनिस कोर्ट, ठीक है। उस टेनिस कोर्ट में जा कर के ये लोग क्या किए कि ये लोग खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए, ठीक है। और वहाँ पे एक था मेराबियो और आबेसिए,
ठीक है। मेराबियो और आबे सिवे मिल करके क्या किया, इसका नेतृत्व किया। और ये प्रतिज्ञा की बैठक वे तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए राजा का शक्तियों का सीमित करने का एक नया प्रगतिशील संविधान तैयार नहीं होगा। यानी कि ये लोग प्रतिज्ञा करके बैठे वहाँ। अब प्रतिज्ञा क्या था कि हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक राजा का जो शक्ति है, यानी कि राजा का जो पावर है, उसको कम करते हुए एक संविधान ना बनाया जाए। ठीक है, एक संविधान बनाया जाएगा, संविधान को लागू किया जाएगा जिसमें राजा मनमानी नहीं कर सकता है, राजा के शक्तियों को सीमित किया जाएगा, राजा के पास जो पावर है उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और राजा जो है राज्य चलाएगा लेकिन अपने मन के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलाएगा। इन लोगों का ये मानना था। आगे देखिए, इस जो है फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अहम टॉपिक है ये बास्तील के किला का विध्वंस। ठीक है, बास्तील का किला तोड़ा गया था। विध्वंस मतलब ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, तोड़ देना। तो क्रांति की पहली ज्वाला 14 जुलाई 1789 को उठी। ठीक है, पहली ज्वाला जो है, पहला आग भड़का क्रांति का 14 जुलाई 1789 को। क्यों? तो उस समय नेशनल असेंबली वर्साय के में व्यस्त थी। ठीक है, जितना भी नेशनल असेंबली है, वो नेशनल असेंबली जो खुद को घोषित किए थे आम जनता, ये लोग कहाँ थे, वर्साय में व्यस्त थे। और पूरे फ्रांस में जो है भूखमरी और कड़ाके की ठंड के कारण आक्रोश फैल रहा था। ठीक है, लोगों को ब्रेड नहीं मिल रहा था और ठंड था तो उसके ज़रूरत नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो जिसके कारण क्या था कि सभी लोग जो है पूरा आक्रोश में थे, एकदम जोश में, गुस्सा में। और राजा द्वारा सेना को पेरिस में प्रवेश कराने का आदेश दिया जाने लगा। ठीक है, यानी कि लोगों में एक बात फैल गई कि राजा ने सेना को पेरिस शहर में घुसने का परमिशन दे दिया। ठीक है, और साथ में ये भी परमिशन है क्या कि सेना जो है नागरिकों पर गोलियां चलाएंगी। ठीक है, ये भी राजा परमिशन दे के भेजा है कि सेना जो है नागरिकों पर गोलियां चलाएंगी। ये सुनते ही आम जनता जो है आग बबूला हो गया, एकदम गुस्सा में आ गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मिल करके एक जन सेना बना लिया जिसमें लगभग 7,000 पुरुष और कुछ महिलाएं भी थी। ठीक है, और ये लोग मिलकर के क्या किया, जन सेना का गठन कर दिया। अब मान लीजिए जन सेना यानी कि आम जनता का सेना। ठीक है, आम जनता अब सेना बना लिया है और राजा के सेना से मुकाबला करना है। तो राजा के सेना के पास हथियार है तो हथियार इनको भी चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों के दिमाग में एक बात आया कि हथियार मिलेगा कहाँ। तो हथियार के खोज करते हुए उन्होंने क्या किया, और निरंकुश का सबसे बड़े प्रतीक बास्तील के किला को पर हमला करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ठीक है, जिससे इन लोगों के दिमाग में आया कि हथियार मिलेगा कहाँ से हम लोगों को। ठीक है, कि अगर राजा के सेना से मुकाबला करना है तो मुकाबला करने के लिए हम लोग को हथियार कहाँ से मिलेगा। तभी लोग के ध्यान में आया कि कोई सरकारी बिल्डिंग में ही हथियार हो सकता है। ठीक है, सरकार का जो बिल्डिंग है हथियार वहीं छुपा के रखा होगा। तो इन्होंने 3-4 सरकारी बिल्डिंग को तोड़ते ताड़ते कहाँ पहुँच गए, सीधे बास्तील का किला। लोगों को लगा कहीं नहीं होगा तो बास्तील के किला में ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत नामी किला है और लोग जो है इसको घृणा के नज़र से देखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही निरंकुश शासन का प्रतीक था। ठीक है, लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था यहाँ पे। और इसमें एक जेल भी था। क्या था? एक जेल भी था। तो बास्तील का किला लोग तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। और ध्वस्त करने के बाद जो है साम्राज्य में सामंतवाद के अंत की घोषणा कर दी कि अब साम्राज्य में सामंतवाद नहीं चलेगा। सामंतवाद क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि ये जब बास्तील के किला को तोड़ा गया तो कुल 7 यहाँ पे राजनीतिक कैदी थे। इन कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल जो बनेगा कि क्रांति का पहला ज्वाला यानी कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 14 जुलाई 1789 को। उसके बाद ये पूछ सकता है कि तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण क्या था कि भूखमरी। ठीक है, यानी पावरोटी की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा क्या था कि ये लोग सुने थे कि फ्रांस के शहर में यानी कि पेरिस में जो है सैनिक को राजा घुसने का आदेश दे दिया है। साथ में ये भी आदेश है उन लोगों को कि आम नागरिकों पर गोलियां चला सकते हैं। इन दो चीज़ों को सुनते ही जो है लगभग 7,000 पुरुष और कुछ महिलाएं मिलकर के एक जन सेना बना लिया, आम जनता का सेना। और ये लोग जाकर के बास्तील के किले को ध्वस्त किया। वहाँ से कुछ हथियार, गोला बारूद भी मिला और 7 राजनीतिक कैदी को भी वहाँ से कैदी को भगा दिया। आगे देखिए, एक टॉपिक है फ्रांस बना संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रांस जो है वहाँ पे राजतंत्र यानी कि राजा ही शासन कर रहा था लेकिन संविधान के हिसाब से, इसी को कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र।
तो देखिए वर्गीकरण कैसे किया गया था, नागरिक को दो तरह से वर्गीकरण किया गया था, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो सक्रिय आने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए थी, क्या क्या शर्तें थी, तो व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और पुरुष होना चाहिए, ठीक है, महिला को भी सक्रिय नहीं माना गया, पुरुष होना चाहिए, और जो कम से कम 3 दिनों के बराबर मजदूरी चुकाता हो, ठीक है। देखिए कितना सोच समझ करके रखा गया है कि 3 दिनों के बराबर। मान लीजिए कोई 200 रुपया डेली कमा रहा है तो इसका 3 दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा, तो ये 600 रुपया टैक्स चुकाएगा। अगर कोई 1000 रुपया डेली कमा रहा है, ठीक है, 1000, तो ये 3 दिन का टैक्स कितना चुकाएगा, 3000, यानी कि जितना आय उतना टैक्स, उस हिसाब से टैक्स, ठीक है। तो 3 दिनों के मजदूरी के बराबर उसको क्या है, टैक्स चुकाना है। और मतदान करने का पूर्ण अधिकार इन लोगों को था, यानी कि ऐसे लोग जिनका 25 वर्ष हो गया है, जो पुरुष है और 3 दिन के बराबर टैक्स चुका रहा है, तो ये लोग क्या है, मतदान कर सकता है, मतदान करने के लिए पात्रता है। और लगभग 40 लाख पुरुष ऐसे थे, 2.8 करोड़ बास्तील के जो जनसंख्या था उसमें लगभग 40 लाख पुरुष ऐसे थे जो वोट देने का अधिकार रखते थे। दूसरा है निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन है, तो सभी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, बच्चे और 50 वर्ष से कम आयु की जो है पुरुष, और वैसे पुरुष जो क्या है, निर्धन है, यानी कि 3 दिन के 3 दिन के मजदूरी के बराबर भी टैक्स अगर कोई नहीं चुका पा रहा है तो उन सभी को निष्क्रिय में रखा गया था, ठीक है। इन लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कोई वोट देने का अधिकार नहीं। और लगभग 2.4 करोड़ ऐसे नागरिक थे, ठीक है। और नागरिकों की संख्या ज़्यादातर निष्क्रिय थी, 2.4 करोड़, और मात्र 40 लाख ऐसे लोग थे जो यहाँ पे सक्रिय नागरिक थे। तो देखिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पात्रता के बारे में, यानी कि सक्रिय नागरिक किसे कहा गया, ठीक है। तो सक्रिय नागरिक उनको कहा गया जो पुरुष हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, सॉरी 50 नहीं 25, कि सक्रिय जो है नागरिक होने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तो एक तो पुरुष होनी चाहिए, आयु जो है 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाता हो, तो वो जो है सक्रिय नागरिक हैं। और इसकी संख्या 40,000 है, 40 लाख, सॉरी 40 लाख है। तो उसका दूसरा पूछा जाएगा कि निष्क्रिय नागरिक किसे कहा जाता है, तो सभी महिलाएं निष्क्रिय में हैं, 25 वर्ष से कम उम्र के जो पुरुष हैं वो, और जो निर्धन है, यानी कि जो 3 दिन के बराबर टैक्स, 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स नहीं चुकाते हैं, उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया। और इनकी संख्या जो 2.4 करोड़ थी, ठीक है। राजनीतिक प्रतीक और उसके गहरे मायने, ठीक है, 1791 में संविधान और अधिकारों की घोषणा के प्रतीक, ठीक है। क्या क्या घोषणा के प्रतीक थी, तो एक तो थे टूटे हुए जंजीर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टूटा हुआ जंजीर। तो इस टूटा हुआ जंजीर क्या बताता है, तो दासों को बंधनों वाली हथकड़ी जो है वो टूटना, यानी दास कहने का मतलब क्या है, जो किसी का गुलाम हो, किसी के अंदर नौकर हो, ठीक है, किसी का सेवक हो, तो वो जो दास है, जो गुलाम है, उसका हथकड़ी क्या हुआ, टूट गया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गुलामी से मुक्त का प्रत्यक्ष प्रतीक था, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति के स्वतंत्रता का और गुलाम से आज़ादी का, ठीक है, गुलाम से मुक्त होने का एक प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता है इस तरह से टूटा हुआ जंजीर, ठीक है। अगला क्या था, गट्ठर बर्छी, ठीक है, बर्छी गट्ठर यानी कि बहुत सारे बर्छी को एक साथ जोड़ा हुआ, तो ये जो था एकता में ही अटूट शक्ति निहित है, ये बताता था, ठीक है। ये किस चीज़ का प्रतीक था, तो एकता में अटूट शक्ति निहित है, और एक अकेला छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, ये बताता है, ठीक है। तीसरा क्या था, त्रिभुज में सर्वदर्शी आँख, ये क्या बता रहा है, ज्ञान का दिव्य प्रतीक जो सूर्य के किरणों की तरह अज्ञानता के अंधेरा को पूरी तरह से दूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आँख, त्रिभुज के अंदर आँख है, और ये सर्वदर्शी मतलब सभी चीज़ों को देख रहा है, और इसका क्या मानना है कि सूर्य का किरण जिस तरह से अंधेरा को दूर करता है उसी तरह से क्या करेगा, इस अंधेरा को भी दूर करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, लाल फ्रिजियन टोपी, ठीक है, ये भी दासों द्वारा अपनी गुलामी से स्वतंत्रता होने के लिए ऐतिहासिक क्षण में पहनी जाती है, यानी कि जब दासत्व से टूटते हैं, दासत्व से पीछे होते हैं, तो ये टोपी को पहना जाता है, ठीक है। तो वही ये टोपी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखिए राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र। तो राजतंत्र का उन्मूलन यानी राजा को कैसे ख़त्म किया जाता है, और गणतंत्र कैसे सरकार वहाँ पे आई। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब
और युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, जैकोबिन क्लब के साथ क्या घटना हुआ, तो जो राजा था उस समय लुई 16वां, तो उसने क्या किया, अपने पड़ोसी देश पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त वार्ता रखा। ठीक है, और ये गुप्त वार्ता का समर्थन नहीं कर रहे थे उस समय जो असेंबली बनाए थे, ठीक है, नेशनल असेंबली, उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, 1792 को युद्ध का घोषणा कर दिया। ठीक है, क्या आप गुप्त वार्ता कर रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है और हम लोग नेशनल असेंबली घोषित कर चुके हैं, तो इसके लिए क्या किया, 1792 में घोषणा कर दिया कि अब युद्ध होगा। वैसे आम जनता जो है, आम जनता ने शासकों और राजाओं के निरंकुश तंत्र के खिलाफ दुनिया भर की जनता के युद्ध के रूप में लिया। ठीक है, यानी कि आम जनता जितना भी था, ठीक है, जो भी निरंकुश राजा था उस समय, उसके खिलाफ पूरा दुनिया में जनता जो है इसका युद्ध के रूप में ले लिया। केवल उतने दूर तक नहीं, पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ भी राजा निरंकुश था वहाँ के सभी लोग इसको क्या किया, सभी लोग यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, और इसी दौरान देशभक्ति गीत जो मार्सिले, फ्रांस का जो राष्ट्रगान अभी है, वो देशभक्ति गीत मार्सिले जो है बेहद लोकप्रिय हुआ। ठीक है, और समाज के कम समृद्ध लोग जो है जैकोबिन क्लब बनाया, जिसका नेता रोबेस्पियर था। ठीक है, यानी कि समाज के जो कम समृद्ध लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने इस नेशनल क्लब जैकोबिन क्लब का गठन किया था। और ये जो जैकोबिन क्लब है, इसका नेता कौन था, तो रोबेस्पियर इसका नेता था। ठीक है, आगे देखिए, गणतंत्र की स्थापना व लुई 16वें को फांसी। ठीक है, लुई 16वां को अंतिम में फांसी दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद की घटना देखिए, गणतंत्र की स्थापना व लुई 16वां को फांसी। ठीक है, तो 10 अगस्त 1792 को क्या होता है कि जो जैकोबिन जो है वो टुलेरिये के महल पर हमला कर देता है और राजा को बंदी बना लेता है। ये टुलेरिये का महल वहाँ है, मतलब वही महल है जहाँ पे राजा रहता था। ठीक है, तो वहाँ पे हमला करके राजा को क्या करता है, लोग बंदी बना देता है। और नव निर्वाचित असेंबली जो है वो कॉन्वेंट के 21 सितंबर 1792 को राजशाही को हमेशा के लिए समाप्त कर फ्रांस एक गणतंत्र घोषित हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जो गणतंत्र हो। ठीक है, फ्रांस ऐसे घोषित हो जाता है और 21 सितंबर 1792 को राजशाही को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ठीक है, 10 अगस्त को क्या करता है, राजा को जो है बंदी बनाया जाता है। और जनवरी 1793 में जो है राजा, जो लुई 16वां राजा है, उसको देशद्रोह का आरोप उस पर लगाकर, क्योंकि दूसरे ऑस्ट्रिया और प्रुसिया से वो बात कर रहा था, तो देशद्रोह का आरोप उस पर लगा और सार्वजनिक रूप से इसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया। ठीक है, गिलोटीन क्या रहता है, तो सजा देने का एक अलग मशीन था जिसमें इस तरह से बना हुआ रहता था, जहाँ यहाँ पे गला लगाने का जगह रहता था, और ऐसे यहाँ पे हाथ घुसा दिया जाता था और यहाँ पे गर्दन। ठीक है, ऐसे फिर दूसरा हाथ यहाँ पे, और इस तरह से घुसा करके ऊपर आरी लगा रहता था और गर्दन एक झटके में अलग। तो ये फांसी नहीं, गिलोटीन पर चढ़ा करके इसको मार दिया गया, आरी से काटा जाता था गला। इस तरह से गिलोटीन, आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं गिलोटीन कैसा होता है। उसके बाद देखिए, अगला घटना है आतंकराज। ठीक है, और 1793-94 की ये घटना है। तो रोबेस्पियर की जो नियंत्रित करने की जो नीति थी, यानी कि लोगों को कंट्रोल करने की जो नीति थी, वो किस तरह का था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने पूर्ण नियंत्रण और अत्यंत कठोर दंड की नीति अपनाई, यानी कि पूरा अपने कंट्रोल में करने के लिए लोगों को बहुत कठोर दंड देता था। ठीक है, और उसके अनुसार गणतंत्र के सभी शत्रु कुलीन, पादरी व अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य देशद्रोही थे। उनका मानना था कि ये जो गणतंत्र, ये जो स्थापित किया था कौन, रोबेस्पियर, तो इसके जितने भी विरोधी हैं, या कुलीन हो या पादरी हो या अन्य, सभी में भी अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल बनाया है और इसका विरोध कर रहा है, तो उन सभी को क्या कह दिया है कि वो सभी जो हैं वो गणतंत्र के शत्रु हैं। ठीक है, और देश के शत्रु हैं। कहने का मतलब है कि जो नया गणतंत्र देश बना है, गणतंत्र बना है, इसका क्या है, लोग शत्रु है, ये बोला करता था। इसका ये कहने का मतलब है गिलोटीन का निरंतर प्रयोग, और ये जो है गिलोटीन का निरंतर लगातार प्रयोग करने लगा लोगों को सजा देने के लिए। और डॉक्टर गिलोटीन द्वारा आविष्कृत 2 खंभों के बीच लटकते हुए जो आरे मशीन होता है, इसका इस्तेमाल विरोधियों का सिर काटने के लिए जो है क्रूरता से किया जाता था। ठीक है, यानी कि लगातार ये गिलोटीन का प्रयोग करने लगा, लगातार लोगों को सजा देने लगा, लोग विरोधी इसका जो भी हुआ उसका गला काट दिया है।
ठीक है, और एकदम क्रूरतापूर्वक, और इसका सज़ा भी काफ़ी कठोर होता था, ठीक है। और आर्थिक और राशनिंग कानून, ये क्या किया, आर्थिक राशनिंग कानून, या कि रोबेस्पियर जो था वो सरकार, उसका रोबेस्पियर का सरकार ने क्या किया, ब्रेड और मांस का राशनिंग करा दिया, ठीक है, यानी ब्रेड और मांस का जो है राशन के रूप में चालू करवा दिया, और कीमतें निश्चित कर दी, कीमत जो है फिक्स कर दिया, ब्रेड और जो मांस था उसका कीमत फिक्स कर दिया, और महंगे सफ़ेद आटे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सभी नागरिकों के लिए समान समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। यानी कि एक महंगा आटा आता था, महंगा आटा, सफ़ेद आटा उसको कहा जाता है, जैसे गेहूं है तो गेहूं के बाहर का जो छिलका है उसको हटा करके और बीच का जो स्टार्च बचता है तो ये आटा पिसवाया जाता था, ठीक है। और ये आटा महंगा होता था, देखने में पूरा सफ़ेद होता था, तो इसको अमीर लोग खाते थे महंगा आटा। तो अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव को हटाने के लिए क्या किया, महंगा आटा को बंद कर दिया कि महंगा आटा कोई नहीं खाएगा, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, और जो सभी लोग खाते थे उसका समता रोटी नाम दे दिया, ठीक है, यानी कि एक समान जैसा रोटी, और सभी को इसी पर यही खाना अनिवार्य कर दिया कि सभी को यही आटा का रोटी खाना है। आगे देखिए, डायरेक्टरी प्रशासित फ्रांस और नेपोलियन, ठीक है, यानी कि राजनैतिक अस्थिरता और सैनिक तानाशाही, ठीक है। तो देखिए इसमें घटना क्या है, जुलाई 1794 में जब रोबेस्पियर को स्वयं गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है, तब जैकोबिन जो सरकार है उसका पतन हो गया। जैकोबिन का जो रोबेस्पियर है यही नेतृत्व करता था, और इसको भी गिलोटीन पर अंततः चढ़ा दिया गया। जब इसको गिलोटीन पर चढ़ाया तो ये जो जैकोबिन क्लब का सरकार था इस ख़त्म हो गया, और इसके बाद जो है सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में आ गया, ठीक है। मध्य वर्ग में जो अमीर लोग थे, संपन्न लोग थे, ठीक है, जो अच्छा खासा मतलब जिसका जीवन यापन ठीक ठाक चल रहा था, उन लोगों के हाथ में आ गया सत्ता। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी प्रशासन चालू हुआ। तो एक नया संविधान के तहत 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी का गठन किया गया, ठीक है, 5 सदस्य जिसमें होता था, और ये कार्यपालिका का गठन किया गया नए संविधान के तहत, और यही अब सरकार चलाएंगी, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियों का संकेंद्रण ना हो, यानी कि एक आदमी के हाथ में शक्ति ना हो और वो जो है किसी पर अत्याचार नहीं कर सके, ये इसका मानना था। और ये लोग क्या किए कि 5 लोगों का एक डायरेक्टरी बनाए, एक कार्यपालिका का संगठन बनाया जिसको डायरेक्टरी नाम दिया गया, ठीक है। परंतु डायरेक्टरी के सदस्य और विधान परिषद के बीच आपसी झगड़े में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, यानी कि विधान परिषद, एक तो संगठन विधान परिषद था और एक तो डायरेक्टरी बनाया गया था, तो इसके जो सदस्य थे आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो आपस में झगड़ा के करने के कारण क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रहा था, और जिससे महान सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। यानी कि सब दोनों के आपस के झगड़े के बीच में महान सैनिक जिसको कहा गया है जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो क्या हुआ, वो उभर करके सामने आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों के झगड़े के बीच में ये मौके का फ़ायदा उठा लिया, ठीक है, और इसका उदय का रास्ता साफ हो गया, और जिसने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और ये क्या किया, जब देखा कि इधर आपस में झगड़ा हो रहा है, इसी बीच ये बीच में एंट्री मार दिए भाई साहब, और इन्होंने क्या किया कि खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया 1804 में कि हम ही हैं फ्रांस के नए सम्राट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रोबेस्पियर को कब फांसी पे चढ़ाया गया, गिलोटीन पे, तो 1794 जुलाई 1794 में। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक डायरेक्टरी प्रशासन जो हुआ, डायरेक्टरी शासन प्रणाली। तो ये जो डायरेक्टरी शासन प्रणाली ये कैसी थी, तो ये नए संविधान के तहत बनाया गया था। इसमें 5 सदस्य होते थे, ठीक है, डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते थे। और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, तो ये डायरेक्टरी के 5 सदस्य के लोग जो थे और विधान परिषद के लोग जो थे आपस में झगड़ा कर रहे थे, आपस में इन लोग का विवाद चल रहा था, इसी बीच जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। बस इतना ही ये इस घटना में इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए ऐतिहासिक क्रांति। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो अधिकार के लिए महिलाएं जो है हमेशा से संघर्ष कर रही थी, पुरुषों के साथ भी लगातार संघर्ष की है, ठीक है। तो फ्रांसीसी महिलाओं ने आरंभ से ही क्रांति गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सरकार पर उनकी स्थिति सुधारने के लिए दबाव बना रहे थे। यानी कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लगातार जो है सरकारी गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। यानी कि ये लोग भी एक्टिव थे, ठीक है।
और उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार पर भी दबाव बना रहे थे कि हमारी भी स्थिति सुधारी जाए। तो महिला का जो राजनीतिक क्लब था, ठीक है, फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 महिलाओं की राजनीतिक क्लब थी, ठीक है, लगभग 60। फ्रांस का जितना भी शहर था, अलग अलग शहरों में अलग अलग लगभग 60 महिलाओं का क्लब बना, जिसमें से, ठीक है, एक संगठन था जो उभर करके सामने आया, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम क्या था? तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है, ये एक संगठन था। और ये संगठन जो है सभी महिला के संगठनों में से सबसे ज़्यादा उभर कर आया, ठीक है। और समान राजनीतिक मांग, इन लोगों का मांग क्या था? समान राजनीतिक, महिलाओं ने पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार और मतदान का अधिकार मांग किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण इसी बात को मानते थे कि हम लोग को भी जो है पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए, राजनीतिक अधिकार और वोट देने का अधिकार हम लोगों को भी दिया जाए, ये लोगों का मानना था। अंततः सफलता 1946 में इन लोगों को सफलता मिल गई। यद्यपि क्रांतिकारी सरकार ने शुरू में लड़कियों के लिए एक अनिवार्य स्कूली शिक्षा जैसे सुधार किया, यानी कि स्टार्टिंग में जब सुधार शुरू किया, महिलाओं के लिए कुछ सुनवाई होने लगा, तो सबसे पहले क्या सुनवाई किया गया? तो लड़कियों के लिए एक स्कूली शिक्षा का व्यवस्था किया गया, ठीक है, कि बच्चियों के लिए भी शिक्षा का व्यवस्था हो, उन लोगों के लिए भी एक स्कूल खुले, ठीक है। परंतु उन्होंने मताधिकार लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1946 में पाया। ये स्कूली शिक्षा तो दे दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार उस समय नहीं मिला था इन लोगों को। मत देने का यानी मताधिकार, मतदान का, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो उसके बाद भी लोग लगातार संघर्ष जारी रखे और अंततः जो है वर्ष 1946 में इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, महिलाओं के लिए जो हुआ था, तो उसमें महिलाओं के राजनीतिक क्लब बहुत सारे थे, 60 के लगभग, ठीक है। तो पूछ सकता है कितनी संख्या में लगभग महिलाओं का क्लब था, राजनीतिक क्लब, तो लगभग 60, ठीक है। पूछा जाएगा कि सबसे प्रसिद्ध महिलाओं के लिए राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए जो सबसे पहला सुधार क्या हुआ? तो महिलाओं के लिए सबसे पहला सुधार लड़कियों के लिए स्कूल, शिक्षा के लिए स्कूल खोला गया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंततः उन्होंने मतलब बहुत लंबे प्रयास के बाद उनको मताधिकार कब मिला, यानी वोट देने का अधिकार कब मिला? तो वर्ष 1946 में उनको वोट देने का अधिकार मिला। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इतना ही है इसमें। अगला है दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? देखिए, त्रिकोणीय दास व्यापार एवं और अंत, ठीक है, यानी कि त्रिकोणीय जो दास व्यापार था और उसका अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, कैरेबियन उपनिवेशक, ठीक है, कैरेबियाई उपनिवेशक जो था, मार्टिनिक और गवाडेलोप, ये लोग क्या करते थे? तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के रोपण हेतु, यानी कि उसकी खेती करने के लिए, श्रम की कमी को पूरा करने के लिए 17वीं शताब्दी में त्रिकोणीय दास व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच शुरू किया, ठीक है। यानी कि ये लोग खेती कराते थे और खेती कराने के लिए लोगों के पास मजदूर नहीं था, तो मजदूर यानी श्रम की कमी को पूरा करने के लिए 17वीं शताब्दी में लोग क्या करते थे? त्रिकोणीय दास व्यापार, उसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच ये होता था, ठीक है। और दास मुक्ति का इतिहास, यानी कि ये जो दास यानी कि नौकर जो रखा जाता था, ये जो श्रम मजदूर के रूप में, तो इसका मुक्ति कैसे कराया गया? 1794 में एक कानून बना, ठीक है, नेशनल कॉन्वेंस, और इसमें फ्रांसीसी उपनिवेशक जितना भी था, ठीक है, जितना भी फ्रांस के रहने वाले जो दूसरे जगह जा कर के दास का काम कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए, उन लोगों को मुक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून को पारित कर दिया गया। हालांकि 10 वर्ष के बाद जो नेपोलियन इसे पुनः शुरू कर दिया, नेपोलियन जो है 10 वर्ष के बाद क्या करता है? इसको फिर से शुरू कर देता है, लेकिन उस समय कानून बना था और अंततः 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशकों से दास का पूरी तरह से उन्मूलन करा दिया जाता है। जितना भी उपनिवेशक यानी कि जितना भी बड़ा बड़ा व्यापारी था फ्रांस का, तो उसके पास जितना भी अलग अलग देश, अफ्रीका का या अमेरिका का या यूरोप का, जो भी उसके पास दास था, ठीक है, सभी को, जो भी दास यानी कि जो भी मजदूर को लोग अपने अंदर रखा था, ठीक है, अपने कंट्रोल में, उन लोगों को सबको क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। और
ये फाइनली 1848 में होता है। 1794 में तो एक बार होता है, लेकिन उसको दोबारा क्या करता है, पुनः 10 साल के बाद यानी कि 1804 में नेपोलियन जब आता है तो उसको दोबारा चालू कर देता है। लेकिन 1848 में अंततः फाइनली जा करके दास प्रथा को मुक्त किया जाता है। देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी व सारांश। ठीक है, जो क्रांति हुआ उससे रोजाना की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हुई, किस तरह से रोजाना की ज़िंदगी चल रही थी, तो उसका सारांश। तो देखिए, 1789 की गर्मियों में जो सेंसरशिप की पूर्णतः समाप्ति के बाद लिखित सामग्री, नाटकों और अखबारों के माध्यम से विचारों की स्वतंत्रता का तेजी से प्रसार हुआ। देखिए, एक सेंसरशिप एक कानून आया था। ठीक है, ये सेंसरशिप कानून क्या है, तो देखिए उस समय साहित्य, ठीक है, साहित्य, एक लोकगीत और इसके अलावा प्रेस, इन सभी को आज़ादी नहीं था अपने हिसाब से लिखने के लिए, क्योंकि साहित्य में भी लोग लिख करके, जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके क्रांति को और भड़काने का काम करते थे, लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते थे। और प्रेस में यानी कि न्यूज़ पेपर के माध्यम से भी जो है लोगों को आक्रोश करते थे, ताकि क्रांति हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हो सके। तो ये सब काम किया जाता था। तो एक सेंसरशिप लाया गया था उस समय कानून, कि सरकार जितना चीज़ कहेगी उतना ही आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये लिखित सामग्री बंद हो गया था, तो जब सेंसरशिप पूर्णतः समाप्त हो गया, तो वापस ही लोग लिखना चालू किए, नाटकों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। ठीक है, स्वतंत्रता का तेजी का प्रसार हुआ और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के इन महान मूल्यों के संपूर्ण विश्व को लोकतांत्रिक नींव रखा गया। यानी कि पूरे विश्व के लोग ये जानने लगे कि हमारा समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, बंधुत्व का अधिकार क्या है। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व के लोग इसके बारे में जानने लगे। और जानने के बाद भारत के भी कुछ लोग हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये लोग भी इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, और इसी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरणा लेकर के अपने देश में भी इसको लागू किए। तो यही है सारांश। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसी क्रांति पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से और भी पूरे क्लास 7, 8, 9, 10th का साइंस और सोशल साइंस यानी कि SST का कोई भी बुक जो है अगर आपको पढ़ना है तो सभी बुक हम डिटेल पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सभी का वीडियो पाने के लिए आसान भाषा में इसी तरह से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ क्लास 10th का या 8 का, 9 का, 7 का JCERT या NCERT का पढ़ाई कर रहे हैं, JCERT या NCERT से तैयारी करते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।